नेपाल इन दिनों राजनीतिक तौर पर अशांत दिख रहा है। नेपाल में लगातार राजशाही को फिर से लाने की डिमांड भी हो रही है। 17 साल पहले नेपाल ने 240 वर्षों के बाद अपने देश से राजतंत्र का खात्मा किया था, लोकतंत्र को चुना था, लेकिन सिर्फ 17 साल में ही नेपाल की जनता का लोकतंत्र के ऊपर से भरोसा ही उठ गया और वहां फिर से राजा को वापस लाने के लिए मांग होने लगी है। नेपाल में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं कि हमारा राजा वापस लाओ और देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाओ। इसमें भारत के लिए क्या संकेत छुपा है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नेपाल फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? नेपाल में फिर से राजशाही को लाने के लिए बड़ा आंदोलन क्यों हो रहा है? काठमांडू की सड़कों पर योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगाकर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों हो रही है? नेपाल में बवाल मचा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग एक साथ जमा हैं। डिमांड ऐसी है जो सुनने में अटपटी जरूर लगती है, लेकिन हकीकत है। इन लोगों की मांग है कि नेपाल में फिर से राजतंत्र की स्थापना हो, सत्ता फिर से राजा को सौंपी जाए और लोकतंत्र खत्म किया जाए। ये सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, क्योंकि अक्सर राजतंत्र से लोकतंत्र की बहाली के लिए तो प्रदर्शन होता है, लेकिन नेपाल में उल्टा हो रहा है। लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र लाने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र शाह 2 महीने के प्रवास पर पोखरा गए हुए थे। रविवार को जब वो लौटे तो हजारों की संख्या में लोग त्रिभुवन एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए। हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस भी पहले से ही तैनात कर दी गई थी। इतनी बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे कि राजा ज्ञानेन्द्र शाह की गाड़ी का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। लगातार नारे लग रहे थे कि राजशाही वापस करो, नारायण हिटी खाली करो। नारायण हिटी नेपाल के राजा का आधिकारिक आवास है, जिसे अब म्यूजियम बना दिया गया है। राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने भी अपनी प्रजा का पूरा सम्मान किया। दोनों हाथ जोड़ते हुए कार के सनरूफ से बाहर निकले, लोगों का अभिवादन किया। ये देखकर लोग और ज्यादा खुश हो गए। इसके बाद राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने अपना काफिला आगे बढ़ने देने की गुजारिश की। हालांकि नेपाल में राजतंत्र की वापसी के लिए हो रहे इस प्रदर्शन में एक राजनीतिक पार्टी का भी हाथ है। नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी यानी आरपीपी नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही का समर्थन करती आ रही है। आरपीपी हिंदू राष्ट्र और राजशाही को एक दूसरे का पूरक मानता है। आरपीपी के नेपाल में कुल 14 सांसद हैं। इनमें से 7 निर्वाचन प्रक्रिया से चुने गए हैं और 7 समानुपातिक प्रक्रिया से। नेपाल की संसद प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सांसद हैं। इनमें से 165 निर्वाचन प्रक्रिया से चुने जाते हैं और 110 समानुपातिक प्रक्रिया से। आरपीपी को राजशाही समर्थक सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन सिर्फ एक पार्टी के समर्थन से इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। जरा राजा ज्ञानेन्द्र के काफिले में चल रही इन मोटरसाइकिलों को गिनिए। सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकल रही है। भारी भीड़ है। मोटरसाइकिलों का यह काफिला खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन सवाल यह है कि अचानक से नेपाल में लोकतंत्र का विरोध क्यों होने लगा? नेपाल में अचानक से राजतंत्र की मांग क्यों हो रही है? इस सवाल का जवाब एक छोटे से फैक्ट में छिपा है। और फैक्ट यह है कि नेपाल में डेमोक्रेसी को
17 साल हो चुके हैं और इन 17 सालों में नेपाल में 13 बार सरकार बदल चुकी है। कभी केपी शर्मा ओली तो कभी पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री बनते रहे हैं और भी नेता पीएम बने, लेकिन सबसे ज्यादा बार यही दोनों बने। नेपाल के लोग ये देख देख कर अब थक चुके हैं कि सत्ता के लिए कैसे षड्यंत्र और साजिशें हो रही हैं। लगातार नेपाली सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, इकोनॉमी बहुत डाउन है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बहुत ज्यादा है। इन सारी समस्याओं से तंग आकर लोग अब राजशाही का समर्थन कर रहे हैं और इसीलिए अपने राजा ज्ञानेन्द्र की वापसी की मांग कर रहे हैं। हामी राजा आज पोखराबाट आउने रे, उहाँलाई साथ दिएर उहाँलाई सहयोग गरेर सकेभर राजालाई हामी राजगद्दीमा राख्न सक्छौँ भनेर हामी जनताहरू यहाँ उपस्थित भएको। यहाँ खास गरी अब यो व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै राज संस्था अनि हिन्दू अधिराज्य सनातनी हिन्दू अधिराज्य होस् भन्नका लागि नै आएको। नेपाल में राजतंत्र का अपना एक बड़ा इतिहास रहा है। 28 मई 2008 को नेपाल को गणतंत्र घोषित किया गया और इसी के साथ वहां 240 साल से चली आ रही राजशाही का अंत हो गया। तब यही राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपाल के राजा थे। नेपाल की राजशाही के बुरे दिन शुरू हुए 2001 से, जब 1 जून 2001 को नेपाल के राजमहल में राज परिवार के 9 सदस्यों की हत्या कर दी गई। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अंधाधुंध गोली चलाकर अपने पिता राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या समेत राज परिवार के 9 सदस्यों को मार डाला था और खुद को भी गोली मार ली थी। इसके बाद दीपेंद्र के चाचा ज्ञानेन्द्र राजा बने थे। राजा ज्ञानेन्द्र भी नेपाल के एक निरंकुश शासक हो गए थे। उन्होंने सत्ता पर संपूर्ण कब्जा किया। उनके खिलाफ नेपाल में माओवादी विद्रोह भी हुआ, बहुत से लोग भी मारे गए। 2006 के जन आंदोलन और माओवादी विद्रोह के बाद ज्ञानेन्द्र ने संवैधानिक राजशाही को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया था और उन्होंने पूर्ण सत्ता पर कब्जा कर लिया। सरकार और संसद को भंग कर दिया। उन्होंने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी और देश पर शासन करने के लिए सेना का इस्तेमाल किया। इसके बाद तो नेपाल में माओवादियों का आंदोलन और ज्यादा भड़क गया। नेपाल में इस दौरान हुई हिंसा में 16,000 लोगों की जान गई और आखिरकार 2008 में नेपाल से राजशाही का खात्मा हुआ। इसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। सितंबर 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान लागू किया और इसमें नेपाल को सेकुलर स्टेट बताया गया। इसीलिए अब डिमांड हो रही है कि नेपाल को फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये रैली नेपाल में राजतंत्र की स्थापना के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की भी डिमांड कर रही है। हिंदू राष्ट्र की डिमांड में नेपाल में यह तस्वीर वायरल हो गई। इस रैली में एक शख्स के हाथों में राजा ज्ञानेन्द्र के अलावा योगी आदित्यनाथ का पोस्टर था। सोशल मीडिया पर यह पोस्टर खूब वायरल हो गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट हैं। उनके समर्थक नेपाल में हिंदू राष्ट्र की डिमांड करने वालों में भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इस पोस्टर पर नेपाल में बवाल मच गया है। इस मामले को नेपाल सरकार ने अपने खिलाफ माना है। नेपाल कह रहा है कि देश में किसी बाहर के राजनेता की तस्वीर का इस्तेमाल गलत है। यह पोस्टर काठमांडू के ही एक शख्स प्रदीप विक्रम राणा ने अपने हाथों में लिया हुआ था, लेकिन अब समस्या यह हो गई है कि योगी का पोस्टर लहराने के बाद नेपाल पुलिस उनके पीछे पड़ गई है, जिसकी वजह से प्रदीप नेपाल छोड़कर भारत भाग आए हैं और इस वक्त गोरखपुर में शरण लिए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के पोस्टर पर नेपाल में भले ही यह माना जा रहा हो कि उनकी सरकार गिराने की साजिश भारत से हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि गोरखनाथ मठ से नेपाल के राज परिवार का बहुत पुराना और ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। नेपाल का पूर्व राज परिवार खुद को गोरखनाथ संप्रदाय से जोड़ता है। स्वर्गीय राजा वीरेंद्र गोरखनाथ मठ में मकर संक्रांति पर विशेष पूजा करते थे। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ राजा वीरेंद्र के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। इसी साल 31 जनवरी को नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी कोमल राजलक्ष्मी शाह भी थी। राजा ज्ञानेन्द्र के साथ कुल 64 लोग गोरखपुर आए थे। 25 साल बाद नेपाल राज परिवार का कोई सदस्य गोरखपुर आया था। इससे पहले सन 2000 में नेपाल के तत्कालीन नरेश वीरेंद्र वीर विक्रम शाह गोरखनाथ मंदिर आए थे। जून 2001 में उनकी हत्या के बाद नेपाल राज परिवार के सदस्यों का यहां आने का सिलसिला रुक गया था, लेकिन राजा ज्ञानेन्द्र ने इस सिलसिले को फिर से शुरू किया। इसके बाद लखनऊ में राजा ज्ञानेन्द्र की गोरखपीठ के पीठाधीश्वर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हुई। खुद योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह तस्वीरें पोस्ट की थी।
और अब नेपाल में योगी और राजा ज्ञानेंद्र का पोस्टर एक साथ वायरल हो रहा है। इसीलिए हंगामा तो होगा ही, लेकिन हंगामा करने वालों को यह भी जान लेना चाहिए कि नेपाल के राज परिवार का गोरखनाथ पीठ से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि नेपाल राजवंश का उद्भव भगवान गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था, जिसके बाद शाह परिवार पर भगवान गोरखनाथ का हमेशा आशीर्वाद रहा है। इसी कारण नेपाल राजवंश ने गुरु गोरखनाथ की चरण पादुका को अपने मुकुट पर बना रखा था। इतना ही नहीं, नेपाल के सिक्कों पर गुरु गोरखनाथ का नाम लिखा हुआ है। गुरु गोरखनाथ के गुरु मक्षेंद्रनाथ के नाम पर आज भी नेपाल में उत्सव मनाया जाता है। राज परिवार अब भी गुरु गोरखनाथ को अपना राजगुरु मानता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी आज भी नेपाल नरेश की तरफ से चढ़ाई जाती है। पहले तो खुद नेपाल नरेश खिचड़ी चढ़ाने के लिए गोरखनाथ आते थे, नहीं तो उनका कोई न कोई प्रतिनिधि आज भी खिचड़ी चढ़ाने के लिए आता है। लेकिन नेपाल में भी हर बात पर भारत विरोध होता रहता है और खासतौर पर वहां की अब की कम्युनिस्ट सरकारें ऐसा विरोध करती हैं। यही वजह है कि नेपाल की मौजूदा सरकार भारत के नहीं बल्कि चीन के ज्यादा क्लोज है। और बुलेटिन में अब बात करेंगे होली पर मिलावट के खेल की। होली के रंग में नकली सामान से भंग ना पड़े, इसको लेकर अब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इस वक्त ग्राउंड पर काम कर रही है। यूपी के अलग अलग जिलों में नकली मावा, पनीर, दूध और फूड प्रोडक्ट के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। कानपुर, बुलंदशहर, रामपुर, औरैया समेत प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन सख्त है। इटावा से कानपुर लाए जा रहे 14 क्विंटल नकली मावे को जब्त किया गया है। बुलंदशहर में 250 किलो पनीर जब्त किया गया है। औरैया में मिलावटखोरी के खिलाफ 2 दिन में 11 लोकेशन में सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी फूड डिपार्टमेंट एक्टिव मोड में है। हरिद्वार समेत अलग अलग एरिया में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। दुकानों से सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। मिलावटी फूड प्रोडक्ट के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। होली के त्यौहार पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो सके, इसके लिए लगातार छापेमारी चल रही है। यूपी के गाजियाबाद से लेकर भदोही तक नकली के खिलाफ असली कार्रवाई चल रही है। नकली फूड सामान को लेकर प्रशासन के ऑफिसर ग्राउंड पर हैं। गाजियाबाद में 66,000 से ज्यादा एक्सपायर्ड आटा मैदा की बोरियां सीज की गई हैं। कानपुर, औरैया, बुलंदशहर, रामपुर, भदोही में फूड सैंपलिंग की जा रही है। अलग अलग लोकेशन पर रेड की जा रही है और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जांच की टीम लगातार इस वक्त अपने काम में जुटी हुई है। ये खोया है जो कि त्योहारों में बिक्री के लिए भरथना इटावा से आ रहा था। इसके कानपुर में एंट्री की हमें सूचना मिली और मैथा से हमारे अभिसूचना तंत्र के लोग इसका पीछा कर रहे थे। हमने टीमें भेजी, 2 टीमों से ये पास हो गए। तीसरी टीम ने इनको रेल बाज़ार थाने के पास पकड़ा है, जहां पर हमने इनके 8 नमूने लिए हैं। और जो खोया जिस तरह की वैन पिकअप गाड़ी में ये लाया जा रहा है, बहुत ही ख़राब इसका भंडारण है। क्वालिटी भी इसकी ठीक नहीं है और लाने वाले खुद ये बता रहे हैं कि इसमें से इन्होंने फैट निकाला है। फैट निकालना तो बता रहे हैं, क्या इन्होंने ऐड किया है इसके बारे में ये नहीं बता रहे हैं। वहीं बुलंदशहर में फूड सेफ्टी टीम ने पनीर प्लांट पर छापा मारा। 250 किलो पनीर जब्त किया। प्रशासन ने सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। प्लांट से पनीर के साथ साथ दूध के स्टोर की भी जांच की जा रही है। खुर्जा क्षेत्र में विशेष रूप से जो पनीर के प्लांट थे उन पर लगातार निरीक्षण कर रहे थे। पहले से जांच भी चल रही थी। होली के दौरान जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो जाती है तो हम लोगों ने वहाँ लगातार निगरानी बनाई और 2-3 प्लांटों से अलग से सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। और साथ में जो पनीर प्लांटों पे केमिकल सप्लाई या जो मिल्क पाउडर वगैरह की सप्लाई होती है वहाँ भी हम लोगों ने जांच की है। तो ये सारे सैंपल्स हम लोगों ने लैब को भेजे हैं। 200 से 250 किलो पनीर वहाँ था। हम लोगों ने सैंपलिंग 2 सैंपल पनीर के कलेक्ट किए वहाँ से और जो दूध था उसका भी एक सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किया है। और यूपी के औरैया में मिलावटखोरों के खिलाफ 2 दिन में 11 जगहों पर रेड की गई। फूड डिपार्टमेंट की टीम ने सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए भेजा है। मावा मंडी, दूध डेयरी, तेल मिल समेत कई कारखानों में रेड की गई।